Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा पहला टॉपिक एक माइन से रिलेटेड है. इट इज़ अबाउट बटरफ्लाई माइन. बटरफ्लाई माइन न्यूज़ में है एंड द रीज़न बीइंग इसे लेकर यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि उन्होंने जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है इसकी इंटेलिजेंस असेसमेंट की और उनकी इंटेलिजेंस असेसमेंट के हिसाब से करंटली रशिया इज़ यूजिंग द बटरफ्लाई माइंस इन यूक्रेन. रशियन मिलिट्री PFM-1 सीरीज़ की जो बटरफ्लाई माइंस हैं इन्हें यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहे हैं एंड दैट टू यूक्रेन में भी डोनेस्क और हमारा जो कार्मोस्क एरियाज़ हैं वहाँ पे मेनली इन बटरफ्लाई माइंस को यूज़ किया जा रहा है. सो द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, द यूके's मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, they have sounded an alarm on the use of this PF-1 series butterfly mines. सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इंटेलिजेंस असेसमेंट क्या आई है, यूके की रिपोर्ट क्या कहती है. Then we'll talk about कि why are we specifically talking about a single mine. बटरफ्लाई माइन ऐसा क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द नेम, ये नेम कैसे डिराइव हुआ है. विल स्टडी मोर डिटेल अबाउट दिस बटरफ्लाई माइन्स. सो फर्स्ट लेट्स सी द इंटेलिजेंस असेसमेंट दैट हैज़ बीन पुट आउट बाय द यूनाइटेड किंगडम. अब यूके के इस इंटेलिजेंस बुलेटिन के हिसाब से रशिया ने इन बटरफ्लाई माइंस को, जो कि बेसिकली एंटी पर्सोनल माइन है, मतलब ये जिस पर्सन के कांटेक्ट में आएगी इट विल हार्म देम. सो दे हैव डिप्लॉयड दीज एंटी पर्सोनल माइंस टू डेटर द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. जो डोनबास एरिया है, डोनबास एरिया जो कि रशिया की जो डिफेंसिव साइड है वहाँ पे मूवमेंट ना हो सके, उसे रोकने के लिए उस रीजन के अंदर एंटी पर्सोनल माइंस, बटरफ्लाई माइंस डिप्लॉय की गई है. अब इस माइन के कांटेक्ट में अगर कोई भी आता है तो इससे डेफिनेटली कैजुअलिटीज़ होती ही हैं एंड देयरफॉर इसका पोटेंशियल भी यही है कि ना तो सिर्फ मिलिट्री कैजुअलिटीज़ होंगी बट साथ ही में लोकल सिविलियन पॉपुलेशन की भी कैजुअलिटीज़ इस माइन की वजह से होती हैं. इनको बटरफ्लाई माइन इसलिए कहते हैं, देखो बेसिकली ये PF-1 सीरीज़ की माइंस हैं जिनको बटरफ्लाई माइन बोल देते हैं, बट इट इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल एंड वेरी इनडिस्क्रिमिनेट वेपन. इसे पहले भी यूज़ किया जा चुका है. जब सोवियत अफ़गान वॉर थी उस टाइम पे इस PF-1 सीरीज़ की जो बटरफ्लाई माइंस हैं इनको यूज़ किया गया था एंड इट हैड अ डिवास्टेटिंग इफेक्ट इन द सोवियत अफ़गान वॉर. एंड जिसमें बड़ी चीज़ ये आती है कि there were basically high number of children who mistook the butterfly mine as a toy and उन्होंने उसे पिक किया and that leaded to casualty. और इस यूके की इस रिपोर्ट में ये भी एड ऑन किया गया कि सोवियत एरा के अंदर रशिया ने इस बटरफ्लाई माइन से काफ़ी ज़्यादा स्टॉकअप इसे कर लिया था एंड अभी तक अगर हम देखें तो इट वुड हैव डिग्रेडेड ओवर टाइम. तो सोवियत एरा के टाइम पे स्टॉकअप की हुई माइन का इस्तेमाल अगर अब हो रहा है तो इट बिकम्स मोर अनरिलायबल, इट बिकम्स मोर अनप्रिडिक्टेबल एंड इससे लोकल पॉपुलेशन को भी उतना ही खतरा है और साथ ही में अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन माइन क्लियरिंग ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए भी एक बड़ा थ्रेट है. दिस वाज द इशू दैट हैज़ बीन रेज्ड बाय यूनाइटेड किंगडम इन देयर इंटेलिजेंस असेसमेंट रिपोर्ट. अब दोबारा इस पॉइंट पे आते हैं कि इसको बटरफ्लाई माइन क्यों कहा जाता है, व्हाट इज़ दिस. तो बेसिकली हमारे पास लैंड माइंस हैं ये, ठीक है. दो तरह के हमारे पास लैंड माइंस आती हैं, वन इज़ PFM-1 एंड वन इज़ PFM-1S. दोनों ही एंटी पर्सोनल लैंड माइंस हैं और इनको बहुत कॉमनली PFM-1 या PMF-1S की जगह बटरफ्लाई माइंस बोल देते हैं या फिर ग्रीन पैरेट बोल देते हैं. और ये नेम इसलिए है बिकॉज आप यहाँ पे पिक्चर देख भी सकते हैं बटरफ्लाई माइन का.
इफ़ यू विल सी द शेप, इफ़ यू विल सी द कलर, वहाँ से शेप को अगर देखो तो बटरफ्लाई माइन टर्म आती है, कलर को अगर आप देखो तो ग्रीन पैरेट टर्म आती है। तो इसकी शेप और कलर को देखते हुए ये हमारे पास नेम्स आते हैं बटरफ्लाई माइंस और ग्रीन पैरेट माइंस। बोथ ऑफ देम आर एंटी पर्सोनल लैंड माइंस, राइट। अब ये जो नेम है PFM1 एंड PFM1S, इन दोनों में एक स्लाइट डिफरेंस है। सबसे पहले तो हमारे पास जो PFM1S है, दिस कम्स विथ सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म। मतलब एक बार आप इसे एक्टिवेट अगर कर दो 1 to 40 आवर्स के बीच में, ये सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन का एक मैकेनिज्म ऐड हो जाता है। अब बटरफ्लाई माइन इतनी ज़्यादा इसने अपनी रेपुटेशन अर्न की हुई है दैट दिस इज़ अ वेरी डिवास्टेटिंग वेपन, स्पेशली बिकॉज इट अपीयर्स टू बी मोर अट्रैक्टिव टू चिल्ड्रन, क्योंकि दूर से देखने में ये एक कलर टॉय के जैसे लगती है एंड देयरफॉर चिल्ड्रन आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। लेकिन साथ ही में ये जो माइन है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। जैसे ही इसे टच किया जाए या फिर जैसे ही इसके पास पहुंचा जाए, इवन द एक्ट ऑफ पिकिंग इट अप, ये बर्स्ट कर जाती है, इट सेट्स इट ऑफ। सो अब क्योंकि चिल्ड्रन के लिए बहुत अट्रैक्टिव है और इसीलिए सोवियत अफगान वॉर में भी ये है कि बच्चों ने इसे पिक करने की कोशिश की और बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ इसकी वजह से हुई। एक और चीज़ है, क्योंकि ये माइन बहुत ही छोटी माइन है तो इसके अंदर जो एक्सप्लोसिव्स पैक किए जाते हैं थोड़े कम किए जाते हैं एंड देयरफॉर इसकी इस एक्सप्लोजन की वजह से मेनली जो हैंडलर था जो इसे पिक कर रहे थे उनकी बॉडी में इंजरीज जो हैं वो इंड्यूस होती हैं। रेयर केसेस में इसकी वजह से किलिंग होती है, बट मोस्टली इट लीड्स टू इंजरीज। दिस माइन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट। इसे डिटेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये जो माइन है ये प्लास्टिक की बनी हुई है। तो अगर आप मेटल डिटेक्टर से इसे डिटेक्ट करने जाएंगे तो ये डिटेक्टेबल नहीं है बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। इसे आप फील्ड ऑफ एक्शन में डिप्लॉय कर सकते हैं, चाहे आप हेलीकॉप्टर से ऊपर से ड्रॉप कर दें या फिर कोई ब्लास्टिक डिस्पर्जन कर दें, दूर से आर्टिलरी या मोटर शेल्स की तरह आपने डिस्पर्स कर दिया। दिस कैन बी डिप्लॉयड थ्रू एनी वेज। ये जो माइंस हैं ये ग्राउंड पे आती हैं एंड विदाउट एक्सप्लोडिंग ये वहाँ पे ग्लाइड करना शुरू कर देती हैं। ये एक्सप्लोड तब करती हैं व्हेन यू कम इन कॉन्टैक्ट विद इट। क्योंकि ये जो माइन है ये ग्रीन कलर की है, सो वे दे फर्स्ट पुट दिस इन यूज, दे कॉल्ड इट ग्रीन पैरेट्स। लेकिन धीरे 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 इसका नाम बटरफ्लाई माइन भी पड़ गया। तो ये तो था इसके नेम को लेकर। अब अगर थोड़ी सी और आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देखें तो ये पॉलीथीन प्लास्टिक के अंदर मोल्डेड है एंड इट हैज़ 2 विंग्स एंड एज यू कैन सी द one wing is heavier than the other and therefore it kind of resembles the butterfly shape. जो थिकर विंग है यहाँ पे इट इज़ बेसिकली अ प्रेशर एक्टिवेशन, जो कि मेन फ्यूज़ के लिए एक प्रेशर एक्टिवेशन के जैसे एक्ट करता है, जो कि सेंट्रल बॉडी के अंदर कंटेंट होता है। और जो थिनर विंग है यहाँ पे वो इस माइन को स्टेबलाइज करता है कि अगर इसको आप एयर ड्रॉप कर रहे हो तो ऐसे केस में जो इसका थिनर विंग है वो इसको स्टेबलाइज करेगा एंड देयरफॉर द नेम बटरफ्लाई। अब इस माइन के ऊपर जो भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, जो अगर आप 5 kg से ज़्यादा प्रेशर इसके ऊपर लगाएंगे तो इट विल एक्टिवेट दिस माइन एंड दिस माइन कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 40 grams ऑफ एक्सप्लोसिव। एंड अगर हम ये देखते हैं कि इस माइन को रैपिडली डिप्लॉय किया जाता है, सो इट इज़ स्कैटर्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया ताकि जो एनिमी का एडवांस है आप उसे रोक पाएँ एंड इट मेक्स इट एन अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर द फील्ड कमांडर कि इंस्टेड की कोई ऐसे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे आप ऐसे ये एंटी पर्सनल माइंस लगा दें जिससे कि एनिमी की जो मूवमेंट है, जो एंट्री है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए। हालांकि जो नॉन कॉम्बैटेंट्स लिविंग जो है वहाँ पे, जो लोकल पॉपुलेशन है, उनके लिए भी बड़ा खतरा है, उनके लिए भी बड़ा डेंजर है, बट स्टिल दिस इज़ अ अट्रैक्टिव चॉइस फॉर अ फील्ड कमांडर जिससे कि वो एडवांस जो है एनिमी का उसे रोकने की कोशिश करते हैं।
अब सवाल यहाँ से ये आता है कि क्या हमारे जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनमें इस तरह की माइंस अलाउड हैं? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दीज आर बेसिकली एंटी पर्सोनल माइंस, and anti-personnel mines, they are banned by the International Convention on Landmines, but Russia and Ukraine are not signatories to it. हमारे पास एक कन्वेंशन तो है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन लैंडमाइंस, लेकिन रशिया और यूक्रेन ने उसे साइन नहीं किया हुआ. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव 1996 अमेंडमेंट प्रोटोकॉल सेकेंड. दिस इज बेसिकली टू द कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेक्शनल वेपन्स, द लैंडलाइंस प्रोटोकॉल. इसमें रशिया और यूक्रेन सिग्नेटरीज हैं. तो अगर हम देखें जो करंटली जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे को ब्लेम कर रही हैं दैट द अदर कंट्री इज यूजिंग बिकॉज दोनों ही कंट्रीज के पास बटरफ्लाई माइंस काफ़ी सफिशिएंट नंबर्स के अंदर प्रेजेंट हैं. सो दिस इज़ वॉट इज़ गोइंग ऑन एंड दिस इज़ द रीज़न वाई बटरफ्लाई माइन इज़ इन न्यूज़. ऐसी छोटी सी चीज़ याद रखेंगे, ये से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि 2018 में क्वेश्चन आया था व्हाट इज़ टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस समटाइम्स सीन इन न्यूज़, राइट. ऐसी अभी कभी क्वेश्चन आ गया व्हाट इज़ बटरफ्लाई माइन समटाइम्स सीन इन न्यूज़. तो यू शुड नो दैट दिस इज़ एन एंटी पर्सोनल माइन. बटरफ्लाई शेप में है, ग्रीन कलर में है, एक्सप्लोड करती है टच करने पे. सो दिस वाज अबाउट योर बटरफ्लाई माइंस. मूविंग अहेड, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट द ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2022. सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है. रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2022. तो पहला तो आपका प्री का क्वेश्चन यहाँ से बन गया. आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है. दिस हैज़ बीन रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. अब इस रिपोर्ट में बेसिकली यूथ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात हुई है, as you can see the name as well. And this report has highlighted that if we talk about the recovery in youth employment, especially after COVID-19, it is still lagging. Worldwide, globally, the recovery in the youth employment is still lagging. And this report even confirms that COVID-19 has hurt young people more than any other age group. जो यूथ है, जो यंग पीपल हैं, उनके ऊपर कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनी अदर एज ग्रुप. अगर हम थोड़ी और डिटेल्स देखें, कुछ और फाइंडिंग्स देखें इस रिपोर्ट की, तो इसमें यही सामने आया है कि जो पैंडमिक है, कोविड-19 है, इसने जो लेबर मार्केट चैलेंजेस थे, ऑलरेडी चैलेंजेस एग्जिस्ट कर रहे थे, उनको और भी ज़्यादा वर्सन अप कर दिया, स्पेशली फॉर दोज हु आर इन द एज ऑफ बिटवीन 15 to 24 ईयर्स. बिकॉज अगर हम डाटाज देखें तो यंगस्टर्स जो हैं दे हैव एक्सपीरियंस द हायर परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट लॉस. 15 से 24 ईयर्स तक का जो यंगस्टर है, उनका जो परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट लॉस है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर अडल्ट्स. एंड अगर हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ देखें, 2022 में टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ इज एस्टिमेटेड टू बी 73 मिलियन. स्लाइट इम्प्रूवमेंट हुई है. पहले 2021 में 75 मिलियन था, जो कि इम्प्रूव होकर 73 मिलियन आ गया. लेकिन अगर हम 2019 के कंपैरिजन में देखें, प्री पैंडमिक लेवल से देखें, तो 73 मिलियन is already 6 million above. The situation is particularly severe for very young people. 15 to 20 years के लिए तो और भी ज़्यादा ये क्रिटिकल है, और भी ज़्यादा सिवियर है. तो वही बात, अगर इसको हम एक लाइन में बोलें, इम्पैक्ट सब पे हुआ है, लेकिन जो यंगर पॉपुलेशन है उनके ऊपर कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा है. नाउ अगर हम यहाँ पे इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स देखें, इंडिया के लिए इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है,
तो हमारे यहाँ जो यूथ एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन रेट है वो डिक्रीज़ हुआ है. It has declined by 0.9% over the first 9 months of 2021. अगर हम 2020 के कंपैरिजन में देखें तो 0.9% का डिक्रीज़ आया है. अडल्ट्स के लिए सेम टाइम पे 2 परसेंटेज पॉइंट्स का इंक्रीज़ आया है. तो सेम टाइम पीरियड में यूथ एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन डिक्लाइन हुई है, लेकिन जो अडल्ट्स की पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज़ हुई है. फिर इंडिया में कोविड-19 की वजह से स्कूल क्लोजर काफ़ी लंबे टाइम तक लास्ट किए हैं. इट लास्टेड फॉर 18 मंथ्स एंड अमंग द 24 करोड़ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ओनली 8% of such children is in school, rural areas, and 23% of the in the urban areas they had the access to online education. So this ultimately does what? We already have an unequal access to our online resources. तो हुआ क्या? Those children who are from social and economically disadvantaged family, they had no access to education. वो ऑनलाइन एजुकेशन अवेल ही नहीं कर पाए. तो इससे एक तो ये हुआ कि न्यू लर्निंग नहीं हो पाई, स्कूल क्लोजर्स की वजह से न्यू लर्निंग नहीं हो पाई. लेकिन एक और फिनोमेना यहाँ से आता है जिसे हम कहते हैं लर्निंग रिग्रेशन. लर्निंग रिग्रेशन वो कंडीशन है वेयर द चिल्ड्रन दे फॉरगेट व्हाट दे हैड अर्लियर लर्न्ड. अभी नया सीखना है वो तो छोड़ो, वो तो एक्सेस ही नहीं हो पा रहा एजुकेशन तक, लेकिन जो पहले सीखा था वो भी भूल गए. उसे कहते हैं लर्निंग रिग्रेशन. इंडिया में ओवरऑल अगर हम देखें तो 92% चिल्ड्रन ऐसे हैं दोज हु हैव लॉस्ट एटलीस्ट वन फंडामेंटल एबिलिटी इन लैंग्वेज में तो 92% बच्चे ने एन एवरेज अपनी जो फाउंडेशन थी उसे लूज किया है. एंड 82% आर दोज हु हैव लॉस्ट देयर फाउंडेशनल एबिलिटी इन मैथमेटिक्स. तो स्कूल क्लोजर का इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डीपली हमारे सिस्टम पे पड़ा है. इस रिपोर्ट में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में, मनरेगा को भी अप्रिशिएट किया गया है, एमजी नरेगा को अप्रिशिएट किया गया है और कहा गया है इट हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट स्पेशली फॉर वुमेन. और एम्प्लॉयमेंट भी ऐसी जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर फोकस करती है, लैंड, वाटर, ट्री के ऊपर फोकस करती है, एंड इन टर्न इट हेल्प्स इन कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन. इससे अडेप्टेशन बेनिफिट्स आते हैं. इस रिपोर्ट में ये भी ऐड किया गया दैट वी हैड वेरी हाई youth employment losses, and along with this we have very low youth labor female labor market participation. इंडिया के अंदर जो यंग वेमेन है दे हैव एक्सपीरियंस्ड more employment loss than the men. एंड ये जो इतने ज़्यादा नंबर में एम्प्लॉयमेंट लॉसेज इंडिया में हुए हैं, दिस हैज़ ड्राइव्ड अ ग्लोबल एवरेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट लॉस एज वेल. यहाँ पे अगर हम इंडियन मेन की बात करें, यंग इंडियन मेन की बात करें, सो दे अकाउंट फॉर 16% ऑफ यंग मैन इन द ग्लोबल मार्केट. पूरी ग्लोबल लेबर मार्केट में इंडिया के जो यंग मैन हैं दे अकाउंट फॉर 16%. And the share of young Indian women is just 5%. इस रिपोर्ट में ये भी हाईलाइट किया गया कि जो क्वालिटी एजुकेशन है, जो ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दीज आर नीडेड. क्वालिटी एजुकेशन के साथ, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ के साथ डिसेंट जॉब्स क्रिएट किए जाएं, स्पेशली इन द ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी. एंड अल्टीमेटली जब ऐसा होगा वी कैन लीड टूवर्ड्स द सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस एंड द रिजिलियंस. राइट. तो ये कुछ मेजर फाइंडिंग्स थी इस रिपोर्ट की. मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये लिखने में हेल्प कर सकता है. ये पॉइंट याद रखिए कि कोविड-19 का इम्पैक्ट क्या हुआ है. तो यहाँ से आपको हमारी लेबर के ऊपर, वर्कफोर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है वो आप देख सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए
कि ये जो रिपोर्ट है ये किसने रिलीज़ की है. सो दिस हैज़ बीन रिलीज्ड बाय ILO. मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. GS3 पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. अ न्यू स्टडी हैज़ रेज्ड सम कंसर्न्स related to Antarctica, that how fast climate change is happening, and ultimately the climate change is weakening the Antarctica's floating ice shelf. Antarctica की जो floating ice shelf है वो लगातार वीक होती जा रही है, मेल्ट होती जा रही है, जिसकी वजह से जो ग्लोबल सी लेवल है वो राइज होता जा रहा है और ये राइज बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत एक्सलरेट हो रहा है. नाउ एंटार्क्टिका की जब हम बात करते हैं तो एंटार्क्टिका में एक चीज़ ये आती है कि एंटार्क्टिका में हमारे पास कोस्टल ग्लेशियर्स हैं और ये देखने में आया कि जो कोस्टल ग्लेशियर्स हैं वो अपने आइस वर्क्स को बहुत जल्दी शेड ऑफ कर रहे हैं, इतनी जल्दी कि नेचर रिप्लेनिश नहीं कर सकता. क्योंकि दोनों चीज़ें होती हैं, मेल्टिंग भी होती है, डिपोजिशन भी होती है. नेचर जितनी ग्लेशियर की मेल्टिंग को रिप्लेनिश नहीं कर सकता उससे ज़्यादा अमाउंट में शेडिंग हो रही है. जो प्रीवियस एस्टिमेट्स थे कि किस रेट पे वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट आइस शीट है ये मेल्ट कर रही है, ये ऑलमोस्ट इससे डबल हो चुकी है. जो बहुत बड़े चंक्स में कोस्टल ग्लेशियर्स जो हैं वो लूज हो रहे हैं, इसको बोलते हैं काल्विंग, जिसे कॉल्ड एज काल्विंग. इसे टूट के चंक्स के अंदर जो ग्लेशियर वो बाहर जा रहा है. एंड दिस इज एज ग्रेट एज द नेट अमाउंट ऑफ आइस दैट वी थॉट दैट वी आर लूजिंग बिकॉज ऑफ थिनिंग. जो ग्लेशियर्स की मेल्टिंग होती है बिकॉज ऑफ वार्म सी, उससे हम जितना लूज कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उसको आप ऐड कर दो कि साथ ही में कार्विंग भी हो रही है. जो कोस्टल ग्लेशियर्स है वो चंक्स में निकल के सी में जा रहे हैं. तो अगर दोनों को मिला ले, थिनिंग जो ग्लेशियर्स की हो रही है और जो कार्विंग हो रही है, दिस हैज़ रिड्यूस्ड द मास ऑफ एंटार्क्टिका's आइस शेल्व्स. 1997 के कंपैरिजन में ये जो मास है ये 12 ट्रिलियन टन से ज़्यादा डिक्रीज हो चुका है. सिर्फ और सिर्फ कैल्विंग की अगर हम बात करें तो जितना स्विट्जरलैंड का साइज है इतना पार्ट हम ऑलरेडी लूज कर चुके हैं. सो वी कैन से दैट एंटार्क्टिका इज क्रम्बलिंग एट इट्स एजेस. जो आइस शेल्फ है वो वीकन अप होती जा रही है एंड जो ग्लेशियर्स हैं दे आर स्पीडिंग अप. अल्टीमेटली जो मेल्टिंग है वो बढ़ रही है, ग्लोबल सी लेवल जो है वो एक बड़े स्तर पे राइज करेगा. यहाँ पे आप देख भी सकते हैं the areas that are gaining the mass and area that are losing the mass. अब इसके जो consequences हैं वो बहुत ही नॉर्मल हो सकते हैं बिकॉज जब हम एंटार्क्टिका की बात करते हैं, एंटार्क्टिका होल्ड 88% ऑफ सी लेवल पोटेंशियल ऑफ वर्ल्ड्स आइस. और जब तक आइस शेल स्टेबल होते हैं एक लॉन्ग टर्म नेचुरल साइकिल चलती है, कार्विंग भी होती है, रीग्रोथ भी होती है, जो साइज है वो कांस्टेंट रहता है. लेकिन क्योंकि अब ग्लेशियल कार्विंग बढ़ चुकी है, आइस थिनिंग बढ़ चुकी है, मोस्टली इन द वेस्टर्न एरिया दैट इज विच इज मोस्ट बैडली हिट बाय द वार्मिंग ऑफ द ओशन करंट्स, तो वो जो रिप्लेनिशिंग साइकिल था वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो चुका है. इवन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ एंटार्क्टिका, द रीजन्स वेयर आइस शेल्स वर लॉन्ग कंसिडर्ड एज लेस वल्नरेबल, नाउ दे आर ऑल्सो हैविंग मोर लॉसेस देन गेन्स. तो अगर जितनी भी कार्विंग हुई है नेचुरली आपके आइस शेल्फ की, इसको अगर हम मेजर करें तो ये रिप्लेनिशमेंट से काफ़ी ज़्यादा लेवल पे हो रही है. एंड इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट एंटार्क्टिका कैन रिटर्न टू द pre-2000 लेवल्स ऑफ द ग्लेशियर बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी. अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. देखो, आप द इंडियन एंटार्क्टिक बिल के बारे में पढ़ते हैं, एंटार्क्टिक रेगुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो एंटार्क्टिक को लेकर जो न्यू रिपोर्ट आई है, जो न्यू स्टडी आई है, उसे जानना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आज के इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच.